नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 153 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूँ। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ज्योतिष की फील्ड से संबंधित, ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित, ज्योतिषीय उपायों से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि वर्ष 2026 आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में लिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उस प्लेलिस्ट पर जाकर के आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने पूरे वर्ष का हाल जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने इस जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोस के अंत में की जा चुकी है। तो इस कार्यक्रम को देखने के बाद में अवश्य ही उस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है यह है रेखा देसाई जी। इन्होंने लिखा है, नमस्कार आचार्य जी, चंद्र ग्रह पुष्कर नवमांश में नवमांश के एकादश भाव में स्वराशि का है तो बताइए कैसा है। वृषभ लग्न है, एकादश भाव में चंद्रमंगल की युति है और नवमांश कन्या लग्न का है। मंगल मीन में वर्गोत्तम, चंद्रमा स्वराशि एकादश भाव में है। देखिए, इसको पहले तो समझना पड़ेगा कि आपकी वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है। वृषभ लग्न के 11वें भाव में मीन राशि आती है, वहां पर चंद्रमा और मंगल की युति है। ठीक है, नवमांश कुंडली आपकी कन्या लग्न की है, यानी कि जन्म कुंडली का पंचम भाव नवमांश में राइज कर रहा है और मंगल मीन में वर्गोत्तमी है, यानी कि वहां पर सप्तम भाव में मंगल होंगे और दोनों ही जगह मीन में हो जाने के कारण वर्गोत्तमी होगा। ठीक है, चंद्रमा स्वराशि के एकादश भाव में है, कर्क राशि में। ठीक है, और वो ग्रह पुष्कर नवमांश में भी बैठा है, ये आप जानना चाह रहे हो। तो देखिए, ओवरऑल इसका फलित जो है वो इस तरह से होगा कि वृषभ लग्न की कुंडली में चंद्रमा तीसरे घर के मालिक बनते हैं। अब तीसरे घर का मालिक आपकी कुंडली में 11वें भाव में जाकर के बैठा हुआ है, तो तृतीयेश का 11वें भाव में जाना, वो भी सप्तमेश के साथ में, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि जातक के जीवन काल में धनागमन होगा। विवाह के उपरांत जातक के पराक्रम में वृद्धि होगी और विवाह के बाद में उसके पास में पराक्रम के दम पर बड़ी मात्रा में धन का लाभ हो सकता है। अब मंगल 12वें के मालिक होकर के 11वें में बैठे हैं, तो इस बात को बताता है कि खर्च की स्थिति भी बनी रहेगी और लाभ की स्थिति भी बनी रहेगी। तो ओवरऑल अच्छा है। मंगल के वर्गोत्तमी हो जाने के चलते, क्योंकि वो सप्तम भाव में है, दाम्पत्य जीवन में जरूर कुछ हद तक उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, परंतु विवाह उपरांत ही कहीं ना कहीं आप एक नोटिसेबल चेंज अपनी इनकम में देख पाएंगे। अब नवमांश का अष्टमेश सप्तम में बैठा है तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य में उतार चढ़ाव देखने में भी मिल सकता है। और चंद्रमा चूंकि पुष्कर नवमांश के 11वें भाव में बैठा हुआ है तो भी कहीं ना कहीं इनकम में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी, क्योंकि चंद्रमा दोनों ही जगह 11वें भाव में है और चंद्रमा का नेचर क्या है, बढ़ना और घटना। तो अब वो उच्च के हों, पक्षबल से पूर्ण बली हों या पुष्कर नवमांश में भी हों या जितना भी अच्छा आप बोल सकते हो, लेकिन उनका स्वभाव है बढ़ना और घटना। तो वो इनकम के घर में बैठेंगे तो इनकम में फ्लक्चुएशंस लाएंगे। कभी इनकम आपकी अच्छी होगी तो कभी इनकम में गिरावट भी आपको देखने में मिल सकती है। अब यदि आप व्यापार करते हैं, यदि आप बिजनेस करते हैं, तो व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको अच्छा माना जाएगा, क्योंकि बिजनेस में भी यही होता है ना, हमेशा इनकम एक सी नहीं रहती। यदि आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तब तो ये सूत्र आपके लिए नहीं है, लेकिन यदि आप व्यापार इत्यादि करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें बिजनेस में इनकम जो है वो फ्लक्चुएटिंग होती है। तो चंद्रमा के वहां होने से कोई परेशानी नहीं है। तो ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, बस आपको अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर बना करके रखने का प्रयत्न करना चाहिए। और कुछ हद तक वाणी की कड़वाहट भी हो सकती है, तो वाणी पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता आपके केस में बनती है। और अगला प्रश्न है, यह है ऋतिक कुमार राय जी। इन्होंने लिखा है, हर नक्षत्र के वनस्पति का जिक्र किया गया है शास्त्रों में, उन वनस्पतियों के एक मानव अपने जीवन में कब और कैसे कर सकता है अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए।
समझ में नहीं आया मुझे क्या लिखा है आपने कि हर नक्षत्र के वनस्पति का जिक्र किया गया है शास्त्रों में। ठीक है, 27 नक्षत्र हैं तो हर नक्षत्र के वनस्पतियों का बताया गया है बिल्कुल। उन वनस्पतियों के लिए एक मानव अपने जीवन में कब और कैसे कर सकता है, क्या करना है? आप ये बोलना चाह रहे हो शायद कि उन वनस्पतियों का उपयोग एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कब और किस तरह कर सकता है अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए। तो देखिए, फिर भी एक प्रश्न आपका एक बार और मैं देख लेता हूँ। 27 नक्षत्रों को बताया गया है और हर नक्षत्र की एक विशिष्ट वनस्पतियों के विषय में बताया गया है, वृक्ष इत्यादि से संबंधित। तो उनका उद्देश्य सिर्फ पूजा पाठ केवल नहीं है, उनका उद्देश्य मानसिक शांति है, शारीरिक शांति है। किसी के जीवन काल में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हैं तो उन वनस्पतियों का प्रयोग करके उस स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को कम किया जा सकता है। तो उसके अन्य है कर्म शुद्धि, जीवन में संतुलन भी बनाती हैं ये वनस्पतियां। ये नक्षत्र के आधार पर निर्भर करता है। तो अब इसको इस उपयोग किस तरह से किया जाए? नॉर्मली तो मनुष्य उस वृक्ष से जुड़ के जो कि उस नक्षत्र को संतुलित कर रहे हैं, तो उन वनस्पतियों या उस वृक्ष से जुड़ के मनुष्य अपने जीवन काल में संतुलन बना सकता है। सबसे बड़ी चीज तो ये है। आज के समय पर यदि आप देखो तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं तनाव में है, किसी न किसी चीज की उसको परेशानी है, डिप्रेशन, एंजाइटी नॉर्मली देखने में मिल जाती हैं। तो जो वनस्पति आपके नक्षत्र के आधार पर आपको सपोर्ट कर रही है, यदि आप उसका उपयोग करते हैं या उस वनस्पति से जुड़ते हैं, उस वृक्ष से जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं इन परेशानियों में कमी आएगी। तो उससे जीवन कुछ हद तक सुखद हो जाएगा। अब इसको देखिए किस तरह से उपयोग किया जाए, ये बनता है। तो इस्तेमाल करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक सामान्य तरीका मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, उदाहरण के तौर पर रोहिणी नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है, तो रोहिणी नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है तो ये नक्षत्र के स्वामी कौन है? चंद्रमा है। तो रोहिणी नक्षत्र में यदि आपका जन्म हो रहा है तो चंद्रमा के दिन उस वनस्पति का आप उपयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, अपनी डाइट में सम्मिलित कर सकते हैं। हालांकि किसी भी वनस्पति को डाइट में सम्मिलित करने से पहले आपको एक आयुर्वेदज्ञ की सलाह ले लेनी चाहिए, लेकिन उस नक्षत्र की वनस्पति को उस नक्षत्र के दिन पर लाकर के यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको उससे फायदा देखने में मिलता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल नीम का पेड़ है, ठीक है, तो नीम का पेड़ यदि आपकी नक्षत्र के आधार पर नीम का वृक्ष निकल करके आ रहा है तो आप नीम के पेड़ को लगा सकते हैं, किसी सामाजिक स्थान पे लगा सकते हैं, किसी मंदिर इत्यादि के करीब लगा सकते हैं, घर पे भी लगा सकते हैं। उस वृक्ष की, उस वनस्पति की सेवा कर सकते हैं, उस वृक्ष का स्पर्श कर सकते हैं, उस वृक्ष के साथ में थोड़ा समय बिता सकते हैं, उस वृक्ष की छांव में बैठ करके आप सुकून महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह से वो वनस्पति आपको लाभ देगी। और ज्योतिषीय उपाय के रूप में कुछ विशेष मुहूर्त में, ताबीज में उन वनस्पतियों को आमंत्रित करके लाना होता है और विशेष मुहूर्त में उसको सिद्ध करके ताबीज में डाल करके भी पहनने के विधान होते हैं। तो ये कामना के हिसाब से भी होता है और समस्याओं के अकॉर्डिंग भी होता है। तो ये जनरल तो यहाँ नहीं बताया जा सकता है। अब जैसे बेल के वृक्ष के बारे में आपने सुना होगा, देव वृक्ष है। नीम के वृक्ष के बारे में आपने सुना होगा। तो जैसे नीम के वृक्ष को उबाल करके यदि उस जल से स्नान किया जाए तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। तो इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हो उन वनस्पतियों को। और जो मैंने आपको बताया कि वृक्ष लगाना, उस वृक्ष की सेवा करना, उस वृक्ष का स्पर्श करना, जो भी आपके जन्म नक्षत्र से संबंधित वृक्ष होता है उनका, उसकी लिस्ट आपको इंटरनेट पे भी अवेलेबल हो जाएगी और आप बोलेंगे तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर कर दूंगा, बुक्स में दी हुई है। अगला प्रश्न है सुमिता जी का। इन्होंने लिखा है, मेरा स्वभाव जन्म कुंडली के किस ग्रह से ज्यादा प्रभावित है? इसके लिए तो आपकी जन्म कुंडली देखनी होगी। ये आपने डायरेक्ट प्रश्न एक दे दिया है। देखिए, अगर आप किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करना चाहते हैं या उसके स्वभाव के विषय में जानना चाहते हैं तो आपको 3-4 पैरामीटर्स को देखना होगा। सबसे पहले तो वो व्यक्ति किस लग्न से बिलोंग करता है। यदि कोई व्यक्ति सूर्य या मंगल के लग्न को लेकर के जन्मा है तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ हद तक अहंकार, क्रोध और एक प्राइड की भावना देखने में मिलेगी। स्वाभिमान उसके व्यक्तित्व में देखने में मिलेगा। चंद्रमा के लग्न में यदि वो व्यक्ति ने जन्म लिया है तो भावुकता उस व्यक्ति के अंदर देखने में मिलेगी। गुरु के लग्न में यदि उस व्यक्ति ने जन्म लिया है तो कहीं ना कहीं नॉलेज, विजडम, ज्ञान की मात्रा उस व्यक्ति के अंदर होगी। अब लग्न में जो ग्रह बैठा है उस ग्रह का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व में आ जाता है। जैसे बुध यदि लग्न में बैठे हो तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को भद्र बना देते हैं। गुरु यदि बैठे हो तो ज्ञानमयी बना देते हैं। मंगल यदि बैठे हैं तो बहादुर बना देते हैं। रिस्क टेकिंग एबिलिटी जातक के अंदर होती है। तो ये ग्रह जो लग्न में बैठेगा उसके आधार पर व्यक्ति का व्यक्तित्व बन जाएगा। पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा पॉइंट हो गया ये, अब लग्न पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है इससे भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। जैसे लग्न पर यदि शुक्र की दृष्टि पड़ रही है तो जातक को सजने संवरने का शौक होगा। कहीं ना कहीं जातक बेहद साफ सुथरा सुसज्जित रहना पसंद करेगा। इसके बाद में हम अगले स्टेप पर जाते हैं कि चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं। चंद्रमा जिस राशि में बैठते हैं वो आपकी जन्म राशि होती है और उस राशि के अधिपति आपके राशिश होते हैं। तो उसका स्वभाव भी जातक के व्यक्तित्व में आता है। चंद्रमा पर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ती है उन ग्रहों का प्रभाव जातक के अंतर्मन पर आता है।
नवमांश में जो लग्न राइज कर रहा होता है, जैसे नवमांश कुंडली कन्या लग्न की है, तो बुध का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व में आ जाएगा अंदरूनी तौर पर। तो इन कुछ पॉइंट्स के आधार पर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। अब इन पॉइंट्स में जो ग्रह सबसे ज्यादा बली होता है उस ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने में आता है। तो इस तरह से आप किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण कर सकते हैं। और अगला प्रश्न जो है ये जय जी हैं, इन्होंने लिखा है कि मानसिक अशांति या डर बिना कारण किन ग्रह की वजह से बना रहता है। देखिए, मानसिक अशांति होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा का पीड़ित होना। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है, नीच राशि में बैठे हैं, पक्ष बल से कमजोर हैं, राहु केतु या शनि की दृष्टि से दृष्ट हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मानसिक अशांति बनी रहने वाली है। यदि आपकी कुंडली का चतुर्थ भाव पीड़ित है, चतुर्थ भाव में राहु बैठे हैं, चतुर्थ भाव में शनि बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मानसिक अशांति रहने वाली है। यदि आपके चतुर्थ भाव में राहु बैठे हैं, आपके चंद्रमा पर राहु की दृष्टि है, आपके लग्न पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो जातक अज्ञात भय से ग्रसित हो जाता है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं। शनि, राहु, केतु और पीड़ित चंद्रमा व्यक्ति के व्यक्तित्व में मानसिक अशांति और डर को भर देता है। और इसका उपाय भी होता है शिव जी की आराधना करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना। इन उपायों को करने से इस परेशानी में कुछ हद तक कमी देखने में मिल जाती है। और जन्म कुंडली स्पेसिफिक उपाय फिर अलग होते हैं, वो कुंडली को देख करके बताए जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 153 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराने के लिए अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।